समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आज का पेपर आपका ठीक ठाक रहा होगा। कैसा रहा? पास हो गए तो नीचे कमेंट करो। जितना बताया था उतना ही आया था। वैसे तो मैंने आपका पेपर देखा अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि जितना मैंने बताया था आपको उतना ही आया था। ठीक है, उससे एक दो आई थिंक यूनिट 5 मैंने कवर नहीं किया था, बट उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं आज एडवांस वेल्डिंग की। ठीक है, एडवांस वेल्डिंग की ये यूनिट 1 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग होती क्या है? वेल्डिंग वही होती है जो आप रोड के किनारे जाते रहते हो तो चश्मा लगा के लोग करते रहते हैं। असल में वो सही तरीका नहीं होता है करने का। देखो, पहले वेल्डिंग क्या होती है वो समझ लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है। ठीक है, यहां से हमारी सप्लाई जा रही है। ये वेल्डिंग मशीन है। ठीक, वेल्डिंग मशीन है, एसी या डीसी करंट इसमें फ्लो हो रही है, और ये हमारा उस जो हैंडल है हम उसको पकड़ रखे हैं। ठीक है, तो वो जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जहां से स्पार्क निकलेगी। ठीक है, तो ये जैसे हमने आर्क दिख रही है आपको, ये वर्क पीस है। जैसे हमने इसको यहाँ लाए, कनेक्ट किए, तो यहां से आर्क निकली और यहाँ पे हीट जनरेट हुई। अब इससे क्या होगा? इससे आपके दो मेटल ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है? ये होता है बॉन्डिंग टेक्निक। बॉन्डिंग टेक्निक होता है ज्वाइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। दो मेटल के पीसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं हम वेल्डिंग। ठीक है, ये देखो, ये एक मेटल है ए, ये है बी। अब इसके बीच में हीट की वजह से ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे। अब मेटल आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, विथ एप्लीकेशन ऑफ हीट। बीच में हीट है। फिर प्रेशर आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। फिलर रॉड का यूज आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपके पॉसिबल हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। वेल्डेड जॉइंट्स वेरी टाइट स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। तो वेल्डेड जॉइंट्स जो होते हैं आपके बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, वो जल्दी से टूटने वाले नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। मोस्ट रैपिड एंड इजीएस्ट वे ऑफ फैब्रिकेशन, बहुत ही जल्दी तरीके से, मतलब बहुत ही जल्दी ये चिपक जाएगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये चिपकने वाला है। और यूज ऑफ वेल्डिंग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? परमानेंट ज्वाइंट। पहली चीज कि आप जो भी वेल्डिंग से करने वाले हो, ये परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक, 100% स्ट्रेंथ है इसकी, जल्दी से नहीं टूटेगा। 100% मतलब एज कंपैरिजन टू अदर 100% है। फिर लीक प्रूफ है। आप कोई भी चीज रखोगे तो लीक नहीं होने वाला है। ठीक है, नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर चेंज होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो और नो लगा सकते हो। ठीक है, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो बहुत बड़े बड़े वजन उठाने के लिए भी हम वेल्डेड चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइटर असेंबली का मतलब यह है कि वेल्डिंग ज्यादा मेटल नहीं लेती है। एक हिसाब से अगर आप कहीं पे लगाना चाहोगे उसे, ठीक है, जैसे एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन में अगर आप वेल्डिंग कर दोगे तो वो हैवी नहीं होने वाला है ना, क्योंकि बहुत कम मेटल यूज करता है। यही हो गया लाइटर असेंबली। फिर वेरियस शेप्स कैन बी ज्वाइंट, तो वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो चेंजेस ऑफ मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, तो जो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको चेंज कर देता है ये वेल्डिंग। प्रेजेंस ऑफ HAZ होता है हीट अफेक्टेड जोन। जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसके चारों साइड, मतलब जितनी एरिया में आपकी आर्क आ रही है, उसके कुछ जहां पे आप कर रहे हो वहां तो उसका इफेक्ट है ही, मगर उसके अगल बगल भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है। ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेस जनरेशन, तो स्ट्रेस का भी जनरेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है। पुअर परफॉर्मेंस अंडर वाइब्रेशन के अंडर इसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है, टूटने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट, मतलब अब आप वेल्डिंग तो कर दिए मगर आप ये कैसे जानो कि वेल्डिंग हमने सही किया नहीं, तो इंस्पेक्शन थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हाईली स्किल्ड होना पड़ता है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल जितनी भी कार्स हैं, ठीक है, वहां पे यूज होता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी इसका यूज होता है। रेल रोड इंडस्ट्रीज, रेल की पटरी आपने देखी है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है क्योंकि लाइटर होता है ना, पीछे बता रखा है लाइटर असेंबली। फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री, तो मटेरियल हैंडलिंग आई थिंक आपने CIM में भी पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल में भी पढ़ा होगा।
और यहाँ पे भी थोड़ा सा जान लो, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपके दो टाइप के, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं बट आप मेनली दो याद रखो। सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रेशर और फ्यूजन। कंपोजिशन ऑफ फिलर मेटल तो ऑटोजेनस है और ये होमोजेनस और ये हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ये तीन आप याद रखो और दो इसमें याद रखो। फैक्टर्स व्हाइल सिलेक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोसेस, तो क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक बिल्डिंग प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ मेटल एंड इट्स मेटलर्जिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेटल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ज्वाइंट लोकेशन एंड बिल्डिंग पोजीशन, ज्वाइंट कहाँ करना है, यहाँ करना है या सेंटर में या यहाँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें पहले से ध्यान में रखना है। प्रोसेस, टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, तो एक हिसाब से कि प्रोसेस जो होनी चाहिए वो टेक्निकल तो होती है। अब इसमें आपका जो कॉस्ट है बहुत कम हो, है ना, वो ध्यान में रख के करना रहता है। बिल्डर्स स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। बिल्डर्स की स्किल अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंग इक्विपमेंट अवेलेबल, बिल्डिंग इक्विपमेंट सारे अवेलेबल होने चाहिए। वर्क सीक्वेंस और फिलर मेटेरियल, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप बिल्डिंग कर रहे हो, तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये आदमी दिख रहा है आपको, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स इन बिल्डिंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर से मतलब, अब आप कहोगे देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आप एक उसको इमेजिन करना जो वेल्डर होता है, वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो हमारे वेल्डर्स हैं, जो हमारे इंडिया के वेल्डर्स हैं ना, वो बस चश्मा लगाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा उन्हें भैया कुछ मतलब ही नहीं है, वो किए जा रहे हैं, चिमनी निकल रही है, आग निकल रही है, उनको उससे मतलब ही नहीं है, वो अजय देवगन बन जाते हैं, ठीक है। तो मगर आपको अजय देवगन नहीं बनना है, आपको पूरा प्रॉपर, देखो ये मैंने बना रखा है, ठीक है, ये प्रॉपर एकदम जीनियस जैसा है। देखो इसमें क्या है, ये एक इंसान है, सबसे ऊपर लगा है इसके कैप, है ना, कैप के नीचे इसके बाल है। अब अगर कैप नहीं लगाएगा, अगर चिंकी मान लो ऊपर चली गई, वैसे तो बहुत कम वेवलेंथ की होती है, बहुत कम, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता ऊपर चली गई तो उसके बाल जो है नहीं बचेंगे, इसलिए वेल्डिंग कैप लगा के रखना है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या बचा, आईज। आईज क्या है, उसमें जो हाई इंटेंसिटी लाइट निकल रही है, हम जब बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, प्यूपिल सब खराब हो सकता है, समझे। तो इसलिए चश्मा लगाए हमने, सेफ्टी ग्लासेस लगाए। फिर कोरोना के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं वेल्डिंग करते टाइम, फ्यूम होती है, वो भी अंदर जाते हैं, ठीक है। तो कोरोना से ही नहीं बल्कि आपको डस्ट मास्क लगा के रखना है जब आप बिल्डिंग कर रहे हो, तो ठीक है। ये तीन चीज हो गए। अब एक चीज और कह सकते हो, जो बिल्डिंग के टाइम वैसे तो साउंड कम होता है, बट आप चाहो तो ईयरबड्स लगा सकते हो, गाना नहीं सुनना, ठीक है। अब लेदर वेल्डिंग जैकेट, देखो ये जो जैकेट पहना है इसने, ये लेदर की है, मतलब अगर आग आती भी हल्की फुल्की तो बच जाए, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग हेलमेट, आपको वेल्डिंग हेलमेट लगाना चश्मा लगाने के बाद भी, क्योंकि ये आपको बचाएगा अंधे होने से और ये बचाएगा आपके पूरे एक हिसाब से फेस को बचा लेगा, ठीक है, ये कान वान सब कुछ बचा लेगा, तो इसलिए आपको वेल्डिंग हेलमेट भी रखना है। फिर हाथ से कर रहे हो तो वेल्डिंग ग्लव्स, ठीक है। और फिर ये नीचे इसने पहन रखा है लड़कियों की तरह लेदर एप्रॉन, ठीक है, लेदर एप्रॉन। और उसके बाद देखो कि जो पैंट्स हैं ये भी लेदर के हैं, लॉन्ग पैंट्स हैं, लंबे होने चाहिए, छोटे नहीं, कैफरी पहन के मत करना, ठीक है। उसके बाद लेदर स्पैट्स, ये जो आपके पैरों के पास है, ठीक है, लेदर स्पैट्स हो गए ये। और ये लेदर बूट्स, तो लेदर के बूट्स होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर आप सोचो कि इसमें क्या प्रॉब्लम लिखें, तो आंख खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर ये जाएगा तो यहाँ फेफड़ा है इसके अंदर, ठीक है, वो सब भी खराब हो जाएंगे। हाथ जल गया तो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर हेलमेट तो समझ ही रहे हो क्यों लगाना है, आंख कान नाक सबको बचाना है। ये लोअर बॉडी को बचाने के लिए, लॉन्ग पैंट्स पैर बचाने के लिए, लेदर बूट्स ताकि आग वाग ना फैले। लेदर बूट्स पहनने का एक और फायदा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बॉडी में, है ना। अगर मान लो पानी वानी गिरा है कहीं तो भी ये बच जाएगा। अब कुछ चीजें और ध्यान में रखना है आपको। मैक इन जनरल इज 6 mg/m³, ठीक है, ये याद रखना। मैक की वैल्यू जनरली 6 mg/m³ होती है, ठीक है। कीप इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर एंड केबल हाई, मतलब जो केबल है और इलेक्ट्रोड का जो होल्डर है जो हाथ में पकड़ रखा है, उसका इंसुलेशन अच्छे से होना चाहिए। केबल भी इंसुलेटेड हाई होनी चाहिए कि इनकेस अगर गलती से पानी चला आता है तो उसे नुकसान ना पहुंचे। अवॉइड ऑयल ग्रीस, तो ऑयल और ग्रीस ना रहे क्योंकि वेल्डिंग आग बहुत तेज पकड़ेगा, ठीक है। ऑयल
तो ये सारी चीजें अवॉइड करना है आपको। तो इस हिसाब से आपका ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं, क्या, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स इन वेल्डिंग। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिख लोगे। आई होप आप मतलब सारी चीजों को देखना कि अगर हाथ में ग्लव नहीं पहना तो क्या नुकसान होगा, हाथ जल सकते हैं, नाखून में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से सारे लेदर बूट्स नहीं पहना है तो नुकसान हो सकता है, समझ गए ना आप। चलिए अब फिजिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग समझते हैं। फिजिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल फिनोमिना है ये, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट। हीट क्या, जब आप हीट दे रहे हो, मतलब फ्लेम, आर्क, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी, पावर सोर्स जैसे एसी या डीसी। और ये क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप देखो क्या होता है, जब आप ये वेल्डिंग करते हो तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, ऊपर से, और ये इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का होना वाजिब है, समझ गए। तो वही चीज है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोड, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। लाइट तो आप समझ ही रहे हो, लाइट तो होनी ही है। तो सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं। अब क्या बचा है देख लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स में बात करें, आर्क ब्लो क्या होता है। तो यूजुअली अनवांटेड डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। देखो आप यहां पे कर रहे हो आर्क, ठीक है, आप यहां पे कर रहे हो वेल्डिंग, ठीक है। अब आप यहां पे कर रहे हो तो ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इतनी एरिया में रहेगी। मगर आप मान लो यहां कर रहे हो तो ये जो एयर का रेजिस्टेंस है ये इसको पुल करेगा, तो ये इस साइड आ जाएगी, ठीक है। ये जो हमारी वेल्डिंग रहेगी ये कुछ इस साइड आ जाएगी। तो यही चीज यहां पे बताया जा रहा। उसी तरीके से यहां देखोगे तो ये वाला चीज जो है ऐसे इधर आ जाएगी, ठीक है। ये एयर का रेशियो इधर रहेगा तो ये फिर से इधर, तो इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आर्क ब्लो के नाम से भी जाना जाता है। जो 2 टाइप का होता है, मैग्नेटिक और थर्मल में देखा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके आर्क इनिशिएशन की। आर्क इनिशिएशन का मतलब है किसी चीज को शुरू करना, ठीक है, कैसे इनिशिएट हो रही, कैसे स्टार्ट हो रही है। तो आर्क इज इनिशिएटेड बाई प्रोवाइडिंग अ कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। तो इलेक्ट्रोड आपका ये है, ठीक है, ये और ये आपका जॉब है। तो इन दोनों के बीच में जो आर्क हमें लानी है वो कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आयनाइजिंग द गैप बिटवीन द टू अचीव्ड बाई, इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजिंग द गैप बिटवीन द टू, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है उसको आयनाइज करना रहता है। जो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला ये 4 मेथड से होता है। पहले में क्या है, देखो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, दूर है, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया इसको और फिर हटा दिया, तो आर्क इनिशिएट हो गई। अब सेकंड देखो, हमारा इनिशियल में इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, हमने माचिस देखा है, माचिस जैसे माचिस जलाते हो वैसे ही किया इसको और ये आर्क इनिशिएट हो गया, ठीक है, समझ गए। ये भी माचिस के एग्जांपल से समझ लेना। फिर ये इसमें क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, बीच में स्टील वूल रखा है, जैसे आप बर्तन धुलते हो, है ना, उसी टाइप का है स्टील वूल, उसी को यहाँ रखे हैं। अब ये करेगा आर्क इनिशिएट, ठीक है, ये जॉब है आपका। और चौथा क्या है, चौथा है आपका इलेक्ट्रोड है, कुछ दूर पे रखा है, कार्बन रॉड है बीच में, और जब कार्बन रॉड और इसमें कांटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जॉब में, है ना, तो क्या होता है, हमारा आर्क इनिशिएट होता है। तो 4 तरीके से आर्क इनिशिएशन होता है, याद रखना, ठीक है, अच्छे से। और अब देख लेते हैं 1.15। सो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ मेटल ट्रांसफर इन वेरियस आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है। When electric arc is produced between the workpiece and consumable electrode start melting in the form of spherical shape, बूंद, ठीक है, hangs towards the job and finally a drop down on the workpiece. Therefore, metal transfer from electrode to workpiece is defined metal transfer process. मतलब आपका बूंद से घड़ा भर रहा है, समझे। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, पहले हमारा क्या है, ये हमारा, एक मिनट, ये आपका क्या कह रहे हैं कि स्फेरिकल शेप में, देखो एंड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, जब इसमें आप आर्क इनिशिएट करते हो, है ना, ये आपका वर्क पीस है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये एक बूंद का शेप लेगा, है ना, ड्रॉप का शेप लेगा, स्फेरिकल है, सेमी स्फेरिकल कह सकते हो, पूरा स्फेरिकल नहीं होता है। और फिर उसके बाद ये इस पे आएगा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, यही चीज है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द आर्क वेल्डिंग इन 3 वेज, ठीक, 3 तरीके हैं जिससे आपकी मेटल ट्रांसफर होती है। पहला है बाई डिप ट्रांसफर। डिप ट्रांसफर का मतलब है कि इन डिप ट्रांसफर अ ग्लोब्यूल ऑफ मोल्टेन मेटल इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ
ये मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। डिप ट्रांसफर में क्या होता है, आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्क पीस है, ठीक। इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जब आर्क इनिशिएट होती है तो ये सबसे पहले क्या होता है, देखो एक ड्रॉप का फॉर्म लेगा, अभी भी ड्रॉप का फॉर्म लिया है, थोड़ा लंबी ड्रॉप हुई, फिर और लंबी ड्रॉप हुई और वो जाके टच कर गई किसको, आपके वर्क पीस को, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चिपक गई, समझ गए, ये पूरी ड्रॉप नीचे आ गई और यहाँ पे एक नई ड्रॉप बनने लगी, फिर ये बड़ी होगी, फिर ये इतनी बड़ी होगी और फिर ये पूरे इसको टच करेगी, टच करने के बाद ये नीचे आएगी। ऐसा एग्जांपल आपने देखा होगा पानी के साथ कभी कभी, ठीक है। जब हाई लिक्विड रहता है तो जब तक वो टच नहीं करता जमीन को तब तक वो पूरे तरीके से नीचे नहीं आता, ठीक है। अब फ्री ड्रॉप की बात करते हैं। फ्री ड्रॉप में क्या होता है, आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका वर्क पीस है। इलेक्ट्रोड से डायरेक्ट एक बूंद, जैसे आप मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती में तो थोड़ा अटक जाता है, बट अचानक से अगर तेज से करो तो मोमबत्ती से एक ड्रॉप नीचे आ जाती है तुरंत तुरंत, वैसे ड्रॉप बाई ड्रॉप, ठीक है। और वही बाई स्प्रे में क्या है, छोटी छोटी ड्रॉप, इसमें छोटा डायमीटर होता है इसके कंपैरिजन में, इसका सबसे बड़ा, फिर इसका, फिर इसका, तो इसमें एकदम छोटी छोटी बूंदें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिप ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वैसे तो आप पढ़ लेना, यही चीज़ थी, ठीक है। द प्रोसेस डज नॉट फ्री द ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स देखो बूंद को ग्लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन फ्री ड्रॉप ट्रांसफर अ ड्रॉप ऑफ मोल्टेन मेटल विच इज स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर, ठीक है, और ये फ्लाई करती, फ्री फ्लाइट देख लेना, कुछ टर्म्स यूज हुए हैं इसमें, ठीक है, बाकी कहानी वही है। और अब बात कर लेते हैं, आई थिंक एक दो टॉपिक और बचे हैं आपके। ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेना। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू वन और मोर अदर सर्किट्स, आइदर इंक्रीजिंग स्टेप अप आइदर डिक्रीजिंग स्टेप डाउन, ये वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को या तो ये इंक्रीज करता है तो उसे हम स्टेप अप बोलते हैं, या डिक्रीज करता है तो हम उसे स्टेप डाउन बोलते हैं। 1.16 पढ़ लेना इसके लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पावर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें एसी ट्रांसफार्मर होता है, डीसी रेक्टिफायर, एसी और डीसी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, डीसी जनरेटर और इन्वर्टर, इनके बारे में पढ़ लेना। कई बार 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, एसी ट्रांसफार्मर क्या है, डीसी रेक्टिफायर क्या है ना, डीसी जनरेटर, इन्वर्टर पूछा जा सकता है, तो 1.19 भी पढ़ लेना। इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। यूनिट 1 की नोट्स मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको कल मिलेंगी या फिर कल ही मिलेंगी, और क्या, ठीक है। तो चलिए बस इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और बहुत जल्दी सारी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है।